सो हे गाइस, दिस इज देवांश मिश्रा। स्वागत करता हूँ मैं आपकी इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि 11th क्लास का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है उसके जो पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हम जो 3 टॉपिक्स हैं लाइक रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और कवरिंग ऑफ लंग्स, इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। बाकी आगे की वीडियोस में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को, इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो तो बात करेंगे हम रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है? अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी में सबसे पहली जो लाइन लिखी है रेस्पिरेशन के लिए वो लिखी है कि रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अगर हम बात करें फिजियोकेमिकल की तो अगर इसके टर्म को आप थोड़ा डिवाइड करेंगे, थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें आपको 2 वर्ड मिलेंगे। एक मिलेगा फिजियो, एक मिलेगा केमिकल। फिजियोकेमिकल, फिजियोकेमिकल, फिजियोकेमिकल। तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको क्या मिला? फिजियोकेमिकल, यानी कि 2 टाइप के प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रोसेस और होता है केमिकल प्रोसेस। तो क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होता है? फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल और केमिकल, इसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल प्रोसेस की तो इसमें 4 फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, और रेस्पिरेशन तो क्या है, हमने यहाँ पे देखा क्या कि रेस्पिरेशन होता है कि एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस। और इस फिजियोकेमिकल प्रोसेस को हमने जब ब्रेक डाउन किया तो हमको मिला कि ये क्या मिला कि फिजिकल और केमिकल, यानी कि आपके रेस्पिरेशन में फिजिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल प्रोसेसेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बट बात करें हम अगर फिजिकल प्रोसेस की तो 4 फिजिकल प्रोसेस होती हैं और 1 केमिकल प्रोसेस होती है। इसी केमिकल प्रोसेस को आप केमिकल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सो अगर हम इसको देखें तो फिजिकल कितनी प्रोसेस होती है? 4 प्रोसेस फिजिकल होती हैं और 1 प्रोसेस होती है केमिकल। सो रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रोसेस होती हैं। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो 4 प्रोसेस फिजिकल होती हैं और 1 प्रोसेस आपकी होती है केमिकल। ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल प्रोसेस की तो कौन कौन सी वो फिजिकल प्रोसेस होती हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं? तो देखिए, जो 4 फिजिकल प्रोसेस होती हैं उसमें सबसे पहला फिजिकल प्रोसेस होता है वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, आप जानते भी होंगे कि वेंटिलेशन का मतलब होता है सांस को लेना और छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल करना। सांस आपने अंदर ली, सांस ने आपने बाहर छोड़ी, इसको क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। दूसरे नंबर पे क्या आता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि सबसे पहले वेंटिलेशन होता है, उसके बाद क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पहले वेंटिलेशन देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये कौन सी प्रोसेस है? ये होती है आपकी फिजिकल प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन। और चौथा क्या होता है? चौथा आपका होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें केमिकल प्रोसेस की तो इसी को आप बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो हम आगे देखेंगे अभी। सो सेलुलर रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं। ये जो इस केमिकल प्रोसेस होती है वो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको आप बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, या आप इसको केमिकल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, केमिकल रेस्पिरेशन। सो आइए हम इसको जल्दी से कवर अप करते हैं। हमने क्या देखा कि जो 4 फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सी है? पहला है आपका वेंटिलेशन, दूसरे नंबर पे है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरे नंबर पे है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और चौथे नंबर पे आपका क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें केमिकल प्रोसेस की तो हमने केमिकल प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन या केमिकल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। आइए हम एक चीज को ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि आखिर वेंटिलेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी रिएक्शन क्या होती है, इसमें आखिर होता क्या है। तो आइए हम आगे की देखते हैं। सो वेंटिलेशन में मैंने क्या बताया कि वेंटिलेशन में क्या होता है? जब आप एयर को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, यानी हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो वही होता है कि वेंटिलेशन में क्या होता है कि एयर इन और आउट होती है। वेंटिलेशन में क्या होता है कि एयर अंदर आती है और बाहर जाती है, एयर अंदर आती है और बाहर जाती है। सो वेंटिलेशन मतलब इनहेल करना और एक्सहेल करना, इनहेल करना और एक्सहेल करना। ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? पहला कौन सा प्रोसेस होता है? पहला होता है वेंटिलेशन, यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है। तो ये पहली प्रोसेस होती है वेंटिलेशन की। अगर हम बात करें वेंटिलेशन की तो इसमें एक बड़ा नॉर्मल सी बात होती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी कि एक बेसिक टर्म का यूज करते हैं लोग कि हम सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। बट क्या ये सच है कि हम ऑक्सीजन को ही लेते हैं? सो नहीं, ऐसा नहीं होता। हम पूरी की पूरी एयर को लेते हैं। अगर हम बात करें सांस लेने की तो सांस में हम केवल
ऑक्सीजन को फिल्टर करके थोड़ी लेते हैं, हम पूरी की पूरी एयर को लेते हैं। पर बात क्या है कि आपके जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आपकी बॉडी में मेनली ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। और अगर हम बात करें ब्लड में, तो ब्लड वही चीजें को ट्रांसपोर्ट करेगा जो उसमें सॉल्युबल होंगी, जो उसमें मिली हुई होंगी। सो अगर बात करें हम गैसेस की, तो ब्लड में जो सॉल्युबल गैसेस होती हैं वो दो होती हैं, एक होता है आपका ऑक्सीजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें नाइट्रोजन वगैरह की, तो ये ब्लड में सॉल्युबल गैसेस नहीं होती, इसलिए हम मेजर बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, हम एयर को छोड़ के इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन ब्लड। सो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, बट ये ऐसा होता नहीं है, हम लेते पूरी की पूरी एयर को है, बट बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन ब्लड। ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हम इनहेल किसको करते हैं, हम एयर को करते हैं। हमने एयर को अंदर लिया और ठीक है, हमने एयर को अंदर लेते हैं जिसमें आपकी ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देख लिया, वेंटिलेशन देख लिया। ठीक, अब वेंटिलेशन के बाद क्या होता है, हमने क्या दूसरा देखा था, वेंटिलेशन के बाद हमने देखा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या देखा था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो आपको पता होगा कि जो आपको ये पता होगा ना बेसिक सा स्ट्रक्चर इसका, ये देखिए यहाँ पे मैं आगे बना के भी लाया हूँ। बट जैसे होता है ना ये कि सबसे पहले आपका ये होता है जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, फिर उसके बाद आपका वो होता है फेरिंग्स होता है, फिर उसके बाद आपकी एक इसोफेगस चला जाता है, आगे से ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई फिर ब्रोंकस में, और लास्ट में सबसे आके आपको एल्वियोलाई मिलती है। आप एल्वियोलाई टर्म से तो परिचित होंगे, तो हो ही नहीं सकता आपको, आप इतने दिन से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 11th की 12th की, तो आपको एल्वियोलाई ना पता हो। सो एल्वियोलाई तो सबसे बेसिक चीज़ है। तो हमें पता ही है कि जो लंग्स की सबसे लास्ट यूनिट होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका एल्वियोलाई। सो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, हमने यहाँ पे एल्वियोलाई बनाया है। ये आपकी ट्रैकिया हो गई, यहाँ पे आपकी सब कुछ ब्रेक डाउन होते होते ये लास्ट में क्या है आपकी एल्वियोलाई। हम इसको लिख देते हैं, इसको नोट डाउन कर देते हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, एक मिनट, ये है एल्वियोलाई। सो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एल्वियोलाई बनाया है। अब क्या होगा, जब आपने सांस ली तो इसमें क्या होगा, हम मेनली ऑक्सीजन को ही कंसीडर करेंगे, हालांकि लेते हैं पूरी की पूरी एयर को है, बट हम कंसीडर ऑक्सीजन को करेंगे बिकॉज ऑक्सीजन सॉल्युबल है। हम कंसीडर कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल है। सो हम कंसीडर केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही करते हैं बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन ब्लड, जिसके कारण इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपकी पूरी बॉडी में। सो हमने एयर को लिया, बट हम मेनली यहाँ पे कंसीडर करेंगे ऑक्सीजन को। सो ऑक्सीजन को आपने लिया, ठीक, ऑक्सीजन को लिया। सो अब क्या होगा, जब आपने इनहेल किया, यानी कि जब आपने सांस अंदर ली, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, सांस जब आप इनहेल करते हैं, जो आप इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट एयर प्रेजेंट होती है उसमें से जब आप सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। सो आपने जब सांस ली तो उसमें क्या हुआ, मेनली आपकी बॉडी में क्या एंटर किया, ऑक्सीजन। सो आपने सांस ली, मेनली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर किया। अब ये ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या होगा कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि जब आपने सांस ली तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। जब आपने सांस ली तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। आपको ये भी पता होगा कि जो एल्वियोलाई होती है उसके सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसके सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहां से ब्लड का फ्लो होता है ना। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होती है उसके एक शो से आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिल्टर होने के लिए आता है ना, कि आपने ये तो पढ़ा ही होगा हाई स्कूल के बेसिक्स में कि जब आपकी हार्ट पंप करता है, फिर उसके बाद हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो निकल के लंग्स के पास जाता है, एल्वियोलाई के पास जाता है, जहाँ से उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाती है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में होता है, फिर उसके बाद ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। वो फर्दर चीज़ें हम आगे एक एक करके देखेंगे, बट आपको इतना पता होगा कि आपकी जो लंग्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जहाँ से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, वो एल्वियोलाई होती है। ठीक है, हमने ये तो देख ही लिया कि ये एल्वियोलाई है, हमने यहाँ पे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर भी बना दिया। उसके बाद क्या होता है कि एल्वियोलाई के सराउंडिंग्स में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज हमने यहाँ पे बना दी। अब ब्लड कैपिलरीज है, अब ब्लड यहाँ पे कौन सी ब्लड कैपिलरी है, यहाँ से जो ब्लड कैपिलरी है वहां से क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ब्लड कैपिलरी से क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड कैपिलरी से क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड कैपिलरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब आपकी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन तो पहले से ही था, क्योंकि आपने सांस अंदर ली। जब आपने सांस अंदर ली तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गई। जब आपने सांस अंदर ली तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई। जब आपने सांस अंदर ली तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई। एक मिनट, हाँ,
जब आपने सांस अंदर ली तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर कर गई, अब ऑक्सीजन आ गई। अब बात करें हम अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आप समझते क्या है, जैसे मैंने बोला कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। सो डीऑक्सीजनेटेड से मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होती है। अब आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा होता है। डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होता है। सो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, पार्शियल प्रेशर कम होगा। सो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और आपकी एल्वियोलाई में हम इन्हीं के बीच देखेंगे, क्योंकि जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, हम यहाँ पे देख रहे थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किन के बीच होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपका होता है एल्वियोलाई के बीच में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में। अब इसको हम लिख लेते हैं। सो आपका जो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, जो आपका ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, ये किन के बीच होता है, बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई। सो आपका जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो होता है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में और एल्वियोलाई के बीच में। तो वही हम देख रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये आप किन के बीच होगा, एल्वियोलाई के बीच में होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में होगा, एल्वियोलाई के बीच में होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में होगा। अब हमने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, दैट्स वाई इसका पार्शियल प्रेशर कम होता है। हमने क्या देखा था कि जब हमने सांस ली थी, हमने क्या देखा था, जब हमने सांस ली थी, सो उसमें क्या हुआ था, जब हमने सांस ली तो एल्वियोलाई में क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा आ गई ज़्यादा से। हालांकि ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, बट उसकी मात्रा कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, बट उसकी मात्रा कम होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, आप इन्वायरमेंट से एयर को ले रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है ना। तभी तो उसको आप एक प्योर एयर मानते हैं, एक अच्छी एयर मानते हैं, जिसमें हम एक अच्छी एयर किसको मानते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम। सो जनरली हम देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो आपके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आती है ज़्यादा मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थोड़ी कम अमाउंट में आती है, लेकिन बहुत थोड़ी बहुत आती है। ठीक है। सो हमने क्या देखा कि अगर हम बात करते हैं एल्वियोलाई, की, तो जैसे ही हमने सांस ली तो एल्वियोलाई में क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। एल्वियोलाई में क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी सी आई, तो बट कम थी। ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम थी, ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम थी। सो इसके कारण क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की, तो ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा होगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने सांस ली एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भी आई, कार्बन डाइऑक्साइड भी आई, बट ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, दैट्स वाई इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी, इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। हम बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। सो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि इसी के कारण इसको आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हो। और आपका जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा कम होती है, इसी के लिए यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर कम। और वहीं एल्वियोलाई में इसका उल्टा होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की पार्शियल मात्रा ज़्यादा होती है, सो इसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, सो इसका पार्शियल प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, हमने ये बेसिक सी चीज़ समझ ली। तो यहाँ पे हमने देखा भी था कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। सो वही हम देख रहे थे कि ये एल्वियोलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में होता है। सो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, पार्शियल प्रेशर में एक डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि आपके एल्वियोलाई में जो उपस्थित ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर है, और आपकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर है, उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको कम मिलेगा, जबकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा। मीनवाइल
एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम मिलेगा, बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। ठीक है, सो आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो क्या अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर की, सो पार्शियल प्रेशर को लेके एक कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस का मूवमेंट कैसे होता है, आपको पता होगा कि गैसेस का मूवमेंट होता है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर गैसेस का मूवमेंट होता है। सो आइए इसको लिख लेते हैं कि गैसेस का मूवमेंट कैसे होता है। मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस कैसे होता है आपका, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ये क्या लिख दिया, सो मूवमेंट ऑफ गैसेस हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है। यानी कि कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और कहीं पे कम है। कहीं पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। सो यहाँ पे क्या होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का और कम पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या होगा, गैस कहां से मूव कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे मूव कर जाएगी, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई में मूव कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई में मूव कर जाएगी। इसको हम क्लियरली लिख लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कैसे गैसेस का मूवमेंट होगा। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी कम थी। ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी। कहाँ पे, एल्वियोलाई में। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी तो पार्शियल प्रेशर कम था, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था। तो ज़्यादा से कम की ओर मूव कर जाएगा, ज़्यादा से कम की ओर मूव कर जाएगा, ज़्यादा से कम की ओर मूव कर जाएगा, ज़्यादा से कम की ओर मूव कर जाएगा। आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मूव कर जाएगा एल्वियोलाई में। क्योंकि मूवमेंट ऑफ गैसेस कैसे होता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। सो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। एक्सटर्नल एस्पायरेशन में क्या हुआ, एक्सटर्नल एस्पायरेशन में अगर हम बात करें एक्सटर्नल एस्पायरेशन की, तो एक्सटर्नल एस्पायरेशन में हमने क्या देखा कि इसमें होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। किसके किसके बीच में होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli and deoxygenated blood, deoxygenated blood, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमने यहाँ पे देखा क्या था, हम यहाँ पे पूरी चीज़ लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन ना रहे। हमने यहाँ पे देखा था एल्वियोलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर था वो ज़्यादा था और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था। यहाँ पे हमने देखा था कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि आपने सांस ली थी, सांस में ऑक्सीजन ज़्यादा आई, यानी कि जब आपने इनहेल किया तो ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई। सो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम था। क्योंकि सांस आप जब ने ली, आप जब ने हवा अंदर दी तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ आपके साथ आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, बट वो अमाउंट बहुत थोड़ा था, जिसके कारण क्या हुआ, उसका पार्शियल प्रेशर कम रहा। और यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था। सो अब क्या होगा, हमने क्या देखा कि मूवमेंट ऑफ गैसेस कैसे होता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यानी कि ऑक्सीजन मूव कर जाएगी आपके एल्वियोलाई से
आपके हाई पार्शियल प्रेशर से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आपके लो पार्शियल प्रेशर में, यानी कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन मूव कर जाएगी आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एल्वियोलाई से आपकी ऑक्सीजन मूव कर जाएगी आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जबकि डीऑक्सीजनेटेड से कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी आपके एल्वियोलाई में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मूव कर जाएगी एल्वियोलाई में, क्योंकि यहाँ पे भी एक पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है, सो यहाँ से गैसेस मूव कर जाएंगे, यानी कि गैसेस का मूवमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो आपका, सो यहाँ पे होगा क्या, एक मिनट, सो यहाँ पे हुआ क्या कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वियोलाई में चली गई, यहाँ से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वियोलाई में चली गई, और आपके, एक मिनट ये हम हटा देते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये। सो यहाँ पे हुआ क्या कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के चली गई आपके एल्वियोलाई में, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के चली गई एल्वियोलाई में, जबकि आपके एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ये निकल के चली आई आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के चली गई एल्वियोलाई में, और आपके एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकल के चली आई आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आ गया था, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा हो गया, जिसके कारण हाई पार्शियल प्रेशर से एल्वियोलाई की ओर, लो पार्शियल प्रेशर की ओर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर गई, और आपके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसके कारण हाई पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन आपके डीऑक्सीडेटेड ब्लड में मूव कर गई, आपके डीऑक्सीडेटेड ब्लड में मूव कर गई। सो आइए इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गैसेस कैसे हुआ, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गैसेस हुआ कैसे, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन और मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हुआ, आपकी ऑक्सीजन कैसे मूव की, आपकी ऑक्सीजन मूव कर गई एल्वियोलाई से आपकी ऑक्सीजन मूव कर गई किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। मीनवाइल आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव की, वो मूव कर गई आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपके एल्वियोलाई में, यानी कि आपके एल्वियोलाई में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड चली गई और आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपकी ऑक्सीजन चली गई, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपकी ऑक्सीजन चली गई और आपके एल्वियोलाई में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड चली गई। ठीक है, सो यहाँ पे, और ऐसा हुआ क्यों, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आ रहा था। सो आपको ये क्लियर हो गया ना कि ऑक्सीजन मूव करके चली गई आपके एल्वियोलाई से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके चली गई आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई में। सो अब होगा क्या यहाँ पे, अब जो आपकी ये प्रक्रिया चली, आपकी यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर गई और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपकी ऑक्सीजन एंटर कर गई। अब इससे होगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन एंटर की और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो जो आपका ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, इस पूरी की पूरी प्रोसेस के दौरान आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कन्वर्ट होकर बदल जाएगा आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, किसमें बदल जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यानी कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ऐसा हुआ क्यों, वो भी हमने देख लिया, क्योंकि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और ऑक्सीजन एंटर कर गई। अब अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आप क्या समझते हैं, अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या समझते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम। सो इसके कारण ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, पार्शियल प्रेशर इसका
कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या देखा, आइए इसको हम एक बार समराइज करते हैं पूरी की पूरी चीज़ को। हमने अब आखिर ऐसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आखिर हुआ क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हुआ ये, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हुआ ये कि आपकी ऑक्सीजन एंटर कर गई, ऑक्सीजन एंटर कर गई तो उसका अमाउंट बढ़ गया, ऑक्सीजन एंटर कर गई तो उसका अमाउंट बढ़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो गया। और जब ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घट गया, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घट गया, तो वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। सो उससे हुआ क्या, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, उसमें ऑक्सीजन एंटर कर गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ऑक्सीजन एंटर कर गई, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यानी कि अब ये एक प्योर, जिसको आप शुद्ध ब्लड कह सकते हैं, एक प्योर ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। अब इस प्योर ब्लड को पूरे की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना है, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस ऑक्सीजन को आपके पूरी की पूरी बॉडी में घुमाना होता है, इस ऑक्सीजन को आपको पूरी की पूरी बॉडी में घुमाना होता है। क्योंकि अभी ये टिश्यूज के पास जाएगा, टिश्यूज के पास इसका क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या मिलेगी, आपकी एनर्जी मिलेगी, जिससे आप काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हार्ट के पास चला जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपके हार्ट के पास चला जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट के पास चला जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट के पास चला जाएगा। हार्ट क्या करेगा, इसको पूरी की पूरी बॉडी में पंप कर देगा, हार्ट क्या करेगा, इसको पूरी की पूरी बॉडी में पंप कर देगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो ऑक्सीजनेटेड चला गया हार्ट के पास, और वो हार्ट क्या करेगा, उस पूरी की पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा, पूरी की पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा, ताकि वो पूरी की पूरी बॉडी में आपकी एक सर्कुलेट हो जाए, ताकि वो एक बार पूरी की पूरी बॉडी में आपको सर्कुलेट हो जाए, यानी कि आपका ऑक्सीजन आपके बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। ठीक है, सो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया आपके हार्ट के पास। तो यहाँ पे तीसरी प्रोसेस हो गई, और तीसरी प्रोसेस क्या थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू आपके ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू आपके कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि हार्ट ने उसे पंप कर दिया और वो पूरी की पूरी बॉडी में घूम गया। सो आपका ऑक्सीजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ घूम गया, यानी कि आपके ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो गया। इसीलिए हमने बोला कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसीलिए हमने बोला ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो हमने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, यानी कि हमने पहली फिजिकल प्रोसेस देख ली वेंटिलेशन, जिसमें हमने देखा, हमने सांस अंदर ली, हमने सांस बाहर छोड़ी, सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी। उसके बाद हमने देखा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद हमने देखा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें क्या हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस दौरान हुआ क्या कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या हुआ, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या हुआ, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या हुआ, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट के पास चला गया, हार्ट के साथ पूरी की पूरी बॉडी में पंप हो गया, यानी कि हार्ट ने उसको पूरी की पूरी बॉडी में पंप कर दिया। सो इसमें क्या हुआ कि इसके साथ जो प्रेजेंट थी ऑक्सीजन, वो पूरी की पूरी बॉडी में घूम गई, इसके साथ जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो भी पूरी की पूरी बॉडी में घूम गई। मेनली ऑक्सीजन घूमी, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो मेनली हम ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, तीन प्रोसेस देख ली, तीन फिजिकल प्रोसेस को देख लिया हमने। पहले देखा वेंटिलेशन, उसके बाद हमने देख लिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी आपका गंदा ब्लड आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके साफ ब्लड में कन्वर्ट हो गया, आपका डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। उसके बाद यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में घूम गया हार्ट के थ्रू, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी हो गया। अब बात बची इंटरनल रेस्पिरेशन की। अब क्या बचा आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, अगर हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, अगर हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं इसको, अदरवाइज कंफ्यूजन आएगी थोड़ा। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल नहीं, चौथा है ये पॉइंट, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच होता है, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपके ऑक्सीजनेट, ध्यान रखिएगा डीऑक्सी नहीं, आपके ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वो आपका डीऑक्सी कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सी में। सो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आपके
टिश्यू के बीच में, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आपके टिश्यू के बीच में, जो आपकी बॉडी टिश्यूज होती हैं जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है जिससे एनर्जी मिलती है, उसके बाद आपकी मसल्स काम करते हैं, आप चलते फिरते घूमते टहलते जो भी काम करते हैं। सो ये प्रोसेस होती है। सो उसमें क्या देखेंगे हम, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, diffusion of gases between oxygenated blood and tissue, oxygenated blood and tissue, oxygenated blood and tissue। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इंटरनल रेस्पिरेशन होगा आपके डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे जो कन्वर्ट कर दिया था डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में, हमने जो यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में, ये ऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्ट हुआ और ये ऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्ट होके टिश्यूज के पास गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होकर आपकी पूरी की पूरी बॉडी के टिश्यूज के पास गया। तो ये क्या हुआ कि ये आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये आपके टिश्यूज के पास गया। सो ये कुछ इस तरह से कुछ इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हुआ। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो ये आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपके टिश्यू के पास जाएगा। ये क्या है, आपकी टिश्यू है। ये क्या है आपकी, ये आपकी टिश्यू है। लिख देते हैं इसको हम, ये क्या है आपकी, एक मिनट, ये है आपका टिश्यू, ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये टिश्यू है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि टिश्यूज के पास वो क्या होता है कि टिश्यूज के पास ब्लड वेसल्स होते हैं, टिश्यूज के पास ब्लड वेसल्स होते हैं जहां से उसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। अब होता क्या है ना, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है, आखिर हो भी क्यों रहा है और क्या हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के बाद बात अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जा रही है। यानी कि हमने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया, ऑक्सीजन को अंदर कर दिया, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में रहता है तो एक जहरीली गैस टाइप, यानी जहरीली इन द सेंस वो आपको हार्म करती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो आपको हार्म करेगी। सो दैट्स वाई हमको इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है, जिसके कारण ये सारी की सारी प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण आप सांस ले रहे हैं, ताकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं आपके सांस लेने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, क्योंकि आपने सांस ली, एल्वेलाई में ऑक्सीजन आया, एल्वेलाई में जब ऑक्सीजन आया तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ा, जब उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो वो फर्दर आगे मूव किया आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ओर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वेलाई में चला गया। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड उस एल्वेलाई से मूव करके आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगा। आपने यहाँ पे जो देखा कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड मूव की थी एल्वेलाई में, अब ये जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे, जैसे आपने सांस अंदर ली तो ऑक्सीजन अंदर आ गई, अब जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो यही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में जाएगी। यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जो एल्वेलाई में चली रही होगी, अब वो एल्वेलाई से बाहर निकल के आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स यानी कि आपके नाक से बाहर निकल जाएगी। सो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और आपकी ऑक्सीजन जो है ऐसे अंदर चलती जाएगी, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के सहारे आपके टिश्यूज के पास पहुंच जाएगी। देन आफ्टर यहाँ पे एक रिएक्शन होगा जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं, आइए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन होगा, जिसको आप इंटरनल रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो वही हम पढ़ भी रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन होगा। ठीक है, आइए इसको भी हम देखते हैं। हमने ये भी देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होता है ना। बट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, जिसके कारण इसका पार्शियल प्रेशर भी कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। ठीक, और टिश्यू क्या है, अभी टिश्यू में क्या होता है कि टिश्यू में एक रिएक्शन चल रही होती है, आपको पता होगा या नहीं, वैसे पता ही होगा, ये बेसिक सी रिएक्शन है। टिश्यू में आपकी रिएक्शन चल रही होती है। आपको ग्लूकोज का पता है ना, C6H12O6। जब आप खाना खाते हैं
जब आप भोजन करते हैं तो आपके टिश्यूज में क्या पहुंचता है, ग्लूकोज के फॉर्म में आपका लास्ट में जब डाइजेशन होता है तो उसमें क्या बनता है, लास्ट में ग्लूकोज बन जाता है। वो ग्लूकोज जो है टिश्यूज में उपस्थित होता है। अब उस ग्लूकोज के विखंडन से ही लास्ट में एटीपी बनती है। एटीपी क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है जो कि आपकी बॉडी को ऊर्जा देता है किसी भी काम को करने के लिए। सो टिश्यू में आपके क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। टिश्यू में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन चल रही होती है जिसको मैंने बोला था केमिकल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने यहाँ पे बात भी की थी कि 4 फिजिकल प्रोसेस जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन वगैरह, और ये हमने देखा था ना कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि हमने यहाँ पे देखा था ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक होती है, जो रेस्पिरेशन होती है इसका एक पार्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन या केमिकल रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे एक सेलुलर या केमिकल रेस्पिरेशन चलती रहती है। वो क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 उसका ब्रेक डाउन होता है। इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किसमें, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में, जिससे एटीपी भी निकलती है। यानी कि इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में, और एटीपी निकलती है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें अमाउंट ऑफ एटीपी ज़्यादा होती है, एनारोबिक होता है तो अमाउंट ऑफ एटीपी कम होती है। बट ये जो आपकी रेस्पिरेशन है, यानी कि आपकी जो केमिकल रेस्पिरेशन है, ये केमिकल रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि इस दुनिया में जितनी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में सेम रहती है। ये चारों जो प्रोसेस हैं, यानी कि जो हम फिजिकल प्रोसेस हैं, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रोसेस की, सो ये हर ऑर्गेनिज्म में सेम होती है। सो हम इसको भी लिख लेते हैं कि जो आपका ये होता है केमिकल प्रोसेस, जो आपका ये केमिकल प्रोसेस है, ये आपका केमिकल प्रोसेस सेम होता है, सेम इन एवरी ऑर्गेनिज्म, सेम इन एवरी ऑर्गेनिज्म। बट अगर हम बात करें फिजिकल रेस्पिरेशन की, अगर हम बात करें जो फिजिकल पार्ट होता है इस फिजिकल प्रोसेस का, सो फिजिकल प्रोसेस इसमें क्या होता है, वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो फिजिकल प्रोसेस होता है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है, बट आपका जो केमिकल प्रोसेस होता है ये हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। सो वही हम देख रहे हैं कि हम इंटरनल रेस्पिरेशन को देख रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन लेवल इसके बीच में होगा। सो हमने क्या देखा कि टिश्यू में आपकी एक रिएक्शन चलती रहती है, टिश्यू में आपकी एक रिएक्शन चलती रहती है, ग्लूकोज टूटता रहता है आपके CO2 में, H2O में, जिसके फलस्वरूप आपको एटीपी मिलती रहती है जो कि ऊर्जा का काम करता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें इस ग्लूकोज के विखंडन की, अगर हम बात करें इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की, अगर हम बात करें इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको नीड होती है ऑक्सीजन की, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ की, यानी कि आपके ग्लूकोज को इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड होती है। सो ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है, ये ऑक्सीजन आती है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ये ऑक्सीजन आती है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ये ऑक्सीजन आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आती है। अब आती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, लगातार ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा होता है। यहाँ पे जो क्या है, लगातार ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है जिसके कारण इसका अमाउंट कम होता जाता है, जिसके कारण इसका अमाउंट कम होता जाता है। अभी टिश्यू है, टिश्यू में क्या है कि उसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विखंडन करना है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है। टिश्यू है, टिश्यू में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये ऑक्सीजन का लगातार यूज करती रहती है। यानी कि टिश्यू में लगातार ऑक्सीजन कम होता जा रहा है क्योंकि वहाँ पे उसका कंजम्पशन होता जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसका प्रोडक्शन होता जा रहा है, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका प्रोडक्शन होता जा रहा है। यानी कि अगर हम टिश्यू की बात करें, अगर हम बात करें टिश्यू की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम होता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन हो रहा है और इसका कंजम्पशन हो रहा है, इसका कंजम्पशन हो रहा है। ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। तो जिसका प्रोडक्शन हुआ उसका अमाउंट ज्यादा होगा, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका कंजम्पशन हुआ उसका अमाउंट कम होगा, उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। सो आपके टिश्यू में क्या होगा कि ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर कम होगा, आपके टिश्यू में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ये कम होगा, जबकि आपके कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ये लगातार प्रोड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि लगातार ये रिएक्शन चलती जा रही है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये लगातार कम होता जा रहा है। आपका ऑक्सीजन लगातार कम होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे गैप बन गया, यहाँ पे क्या हुआ,
एक डिफरेंस आ गया इनके पार्शियल प्रेशर में, यानी कि जो इनका पार्शियल प्रेशर है उसमें डिफरेंस आ गया। सो अब क्या होगा कि जो हाई पार्शियल प्रेशर पे गैसेज होंगी वो मूव कर जाएंगी लो पार्शियल प्रेशर की ओर, यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर गैसेज मूव करेंगी। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, अगर हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखा, और क्या देखा, टिश्यू देखा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखा और क्या देखा, टिश्यू देखा। इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा भी कम है क्योंकि यहाँ पे लगातार कंज्यूम होती जा रही है, जिसके कारण इसका पार्शियल प्रेशर भी कम है। अगर हम बात करें टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे लगातार प्रोड्यूस होता ज़्यादा उस रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम। सो हाई टू लो मूवमेंट, हाई टू लो मूवमेंट, हाई टू लो मूवमेंट, यानी कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से निकल के, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से निकल के चली जाएगी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से निकल के आपकी चली जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है। सो यहाँ से ऐसे मूव कर जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जबकि हम बात करें अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के में, तो ऑक्सीजन मूव कर जाएगी आपकी जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू आपके, जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू आपके यहाँ ऑक्सीजन आया वो मूव कर जाएगी आपके टिश्यू में, क्योंकि यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर कम है और इसका ज़्यादा है, यहाँ पे इसका ज़्यादा है ना, यहाँ पे ये ज़्यादा है और यहाँ पे ये कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम। सीधी सी बात है, ज़्यादा से कम की ओर होता है अक्सर करके। जैसे अगर आपको दो, ठीक है, तो आपको वैसे भी पता है कि जो ज़्यादा से कम की ओर इसका फ्लो होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर का फ्लो होगा। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, सो ऑक्सीजन मूव करके चली जाएगी टिश्यू में, ऑक्सीजन मूव करके चली जाएगी टिश्यू में। जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लगातार प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है क्योंकि लगातार प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ऑक्सीजनेटेड में सीधी सी बात होती है कि पार्शियल प्रेशर कम होता है क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होती है। सो ऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पार्शियल प्रेशर कम होता है। मीनवाइल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मूव कर गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजन मूव कर गई टिश्यू में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो ऑक्सीजन है, आपका जो ऑक्सीजन है वो मूव कर गया आपके टिश्यू में, आपका ऑक्सीजन मूव कर गया आपके टिश्यू में, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव कर गया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो मूव कर गया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो आपका कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर गया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और आपका ऑक्सीजन मूव कर गया आपके टिश्यू में, ऑक्सीजन मूव कर गया टिश्यू में, और कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा आपका दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब क्या होगा कि यहाँ से जो ब्लड निकलेगा, यानी कि जो आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये कन्वर्ट हो चुका होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो चुका होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। बिकॉज हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें क्या कर गई, ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एंटर कर गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर गई तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया। जबकि यहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जब ऑक्सीजन निकल गई तो इसका अमाउंट कम हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर भी कम हो गया, है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर गई तो सीधी सी बात है बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, अगर एक टोकरी है उसमें आप सेब डालते जाएंगे तो सेब की अमाउंट बढ़ जाएगी, बट अगर उसमें से आप सेब निकालते जाएंगे तो सेब की मात्रा कम हो जाएगी। सो वही सेम चीज़ हुआ यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो उसकी मात्रा क्या हुआ, ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई,
और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा। सो क्या हुआ कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से कन्वर्ट हो गया आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो ये एक कंप्लीट साइकिल सी चलती है। एक कंप्लीट पूरी की पूरी यहाँ पे क्या देखा आपने, डीऑक्सी कन्वर्ट हुआ ऑक्सी में, अब दोबारा से ऑक्सी आपका कन्वर्ट हो गया डीऑक्सी में, दोबारा से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। समझ में आया आपको? तो ये एक थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट था। अगर आप, ये बहुत बेसिक है और ये आपको समझना भी होगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ कैसे हुआ यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हुआ आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से किस में चला गया, टिश्यू में चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में चला गया। और आपका जो मूवमेंट ऑफ CO2 हुआ वो कैसे हुआ, मूवमेंट ऑफ CO2 वो कैसे हुआ कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी मूवमेंट ऑफ CO2 कैसे हुआ मूवमेंट ऑफ CO2 हुआ आपके टिश्यू से, क्योंकि टिश्यू में लगातार प्रोड्यूस हो रही थी उस रिएक्शन के थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सो टिश्यू से निकल के किस में चली गई, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जिसके कारण क्या हुआ कि आपका जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड किस में हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, है ना। सो वही चीज़ हुई कि मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। हालांकि इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है ये, ठीक। सो आपके टिश्यू से निकल के चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद फाइनली यहाँ पे हुआ क्या कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी फिजिकल प्रोसेस जो थी वो कंप्लीट हो गई। और ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, सो इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि कंप्लीट, यानी कि हमने सब कुछ एक बार हम एकदम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा, कि हमने देखा रेस्पिरेशन को देखा। रेस्पिरेशन क्या देखा कि रेस्पिरेशन होती है एक, रेस्पिरेशन एक होती है फिजियो केमिकल प्रोसेस, जिसमें हमने वर्ड्स को ब्रेक डाउन किया, फिजियो केमिकल, फिजियो केमिकल, फिजिकल केमिकल, फिजिकल केमिकल, फिजिकल 4 प्रोसेस, केमिकल 1 प्रोसेस, फिजिकल 4 प्रोसेस, केमिकल 1 प्रोसेस। सो फिजिकल में 4 प्रोसेस हमने देखी, वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन। और केमिकल प्रोसेस में हमने क्या देखा कि उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं या केमिकल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। ये आपका क्या है, ये सेम रहता है हर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जो ये रिएक्शन होती है, जो आपका ये केमिकल रेस्पिरेशन होता है, ये हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। जबकि आपका जो फिजिकल प्रोसेस होता है ये आपका हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, ये आपका ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। उसके बाद हमने देखा वेंटिलेशन, यानी कि हम एयर लेते हैं, एयर में हम मेनली ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं बिकॉज सॉल्युबल होती है वो गैसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। सो यहाँ पे क्या हुआ, वेंटिलेशन हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा, इंटरनल रेस्पिरेशन। हमने इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या देखा, सॉरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में देखा कि डिफ्यूजन हो गया गैसेस का बिटवीन एल्वियोलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एल्वियोलाई में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जिसमें क्या हुआ कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया आपके हार्ट ने, वो हार्ट से ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू के पास पहुंच गया। उसके बाद होता है वहां पे इंटरनल रेस्पिरेशन, टिश्यू के पास जाके उसका होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। वहां पे हुआ क्या कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो आपके टिश्यू है उसके बीच में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और आपके टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। अब क्योंकि वहां पे टिश्यू के अंदर आपका ग्लूकोज का विखंडन हो रहा था, जिसके कारण आपको वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी, और आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी और आपके टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, क्योंकि वहां पे लगातार कंज्यूम हो रहा था ऑक्सीजन, आपके टिश्यू में लगातार कंज्यूम हो रहा था ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने देखा ना कि यहाँ पे लगातार आपका ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा था आपके टिश्यू में, और यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से ज़्यादा थी, तो ज़्यादा थी, यहाँ पे कम थी। सो यहाँ से ऑक्सीजन मूव करके चली गई टिश्यू में, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन मूव करके चली गई टिश्यू में, और आपके टिश्यू में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, तो टिश्यू से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड चली गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगा होगा वीडियो, और अगर पसंद आया तो आगे के चैप्टर, आगे की वीडियो में हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन को और इस पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। बाय बाय।